ये फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे समितियाँ तथा संस्थाएं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि समिति, अब समाज में मनुष्य की बहुत तरह की आवश्यकताएं होती हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और इनकी पूर्ति भी ज़रूरी होती है। अब इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर सहयोग से ये आवश्यकताएं पूरी करता है। तो मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऐसा संगठन बनाता है जिसका उद्देश्य उस विशेष आवश्यकता की पूर्ति करना ही होता है। इसी संगठन को ही हम समिति कहते हैं। तो अब हम ये कह ही सकते हैं कि जो समिति है ये कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो जानबूझकर और सोच विचार कर कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। अब बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने हिसाब से समिति की परिभाषा दी है कि समिति सामान्य प्रकार से एक उद्देश्य या उद्देश्यों की समूह की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है। ऐसा ही बोगार्डस ने लिखा है समिति को परिभाषित करने के लिए कि समिति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। अब समिति व्यक्तियों का एक समूह हो गया जो किसी खास विशेषताओं की पूर्ति के लिए संगठित हुआ और उसमें कुछ मान्य, कुछ अनुमोदित कार्य प्रणालियों का, व्यवहारों का भी समावेश हुआ। तो समिति क्या हुआ? समिति एक ऐसा समूह है जो परस्पर सहयोग द्वारा सामान्य हितों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। अब समिति की विशेषताएं क्या हुई? हम कैसे कह दें कि ये समिति है? तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो ये हैं कि ये मनुष्यों का समूह है। जैसे कि पहले भी बताया कि समिति मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक संगठन है। वे सभी मनुष्य जिनके कुछ हित या उद्देश्य समान होते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाते हैं जिसको समिति कहते हैं। दूसरा कि ये इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। समिति की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उसके निर्धारित उद्देश्य। अब हर समिति की कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वह समितियों का निर्माण करता है। और इस रूप में प्रत्येक समिति का उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे कोई सुधार समिति है मोहल्ले में, तो उस मोहल्ले का जो सुधार कार्य करना ही उस समिति का उद्देश्य हो गया। तीसरी विशेषता ये है कि इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो समिति की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी सदस्यता अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। कोई भी उस समय तक किसी समिति का सदस्य रह सकता है जब तक कि समिति की सदस्यता उसके हितों की पूर्ति करता है। और समिति की सदस्यता किसी भी विशेष के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बंधन नहीं है और किसी भी समय उसकी सदस्यता त्याग सकता है। चौथी विशेषता ये है कि स्थायित्व नहीं है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है, ये अस्थायित्व है कि इसकी प्रकृति स्थायी नहीं है, अस्थायी है। पहले भी बताया कि मनुष्य या समूह किसी भी समिति का गठन करता है किसी विशेष उद्देश्यों के लिए, और जैसे ही उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो समिति समाप्त कर दी जाती है।
नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी वो है मूर्त संगठन, कि हम इसे देख सकते हैं। ये मूर्त संगठन है क्योंकि ये व्यक्तियों का संगठन है और व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में देखा भी जाया जा सकता है, छुआ भी जाया जा सकता है, और इसीलिए हम इसे छू सकते हैं। और इसका जो विशेषता है वो मूर्त रूप से है। अगली विशेषता जो है वो है विचार पूर्वक स्थापना, कि जब हम इसकी स्थापना करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। इसका जब भी निर्माण करते हैं तो हमारे सामने ये होता है कि हम इसको बना ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें ये उद्देश्य पूरा करना है, और अगर हम ये व्यक्ति मिल जाते हैं तो हमारे उद्देश्य भी पूरे हो जाएंगे, हमारी एक समिति भी बन जाएगी। 7th विशेषता जो इसकी है वो ये है कि कुछ नियमों पर आधारित है। इसमें क्या है कि कुछ नियम होते हैं समिति में जो उसके सदस्यों को मानने होते हैं। कोई भी संगठन बिना नियमों के तो चल ही नहीं सकता। समिति भी एक संगठन है और कुछ नियमों पर आधारित होता है। तो ये नियम उस समिति के उद्देश्य और प्रकृति के अनुसार अलग अलग होते हैं। समितियाँ कई प्रकार की होती हैं। समिति की हमने विशेषताएं पढ़ ली। अब मैं बता रही हूँ समिति कितने प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हर व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं, तो उन ज़रूरतों के हिसाब से ही हम समितियाँ बनाते हैं। आर्थिक समितियाँ हैं, जैसे हमारे उद्देश्य जो हैं वो अपने हित उद्देश्य अगर आर्थिक हैं तो हम आर्थिक समिति बनाएंगे, जैसे मजदूर संघ, किसान गन्ना समिति, व्यापारिक समितियाँ, व्यावसायिक समितियाँ, बीमा कंपनियाँ, फाइनेंस कंपनियाँ, ये सब जो हैं आर्थिक समितियाँ हैं। दूसरा जो है वो है राजनीतिक समितियाँ। इसमें क्या है, प्रमुख राजनीतिक समितियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? राजनीतिक दल, राज्य, नगरपालिका और प्रचारवादी समूह। ऐसे ही शैक्षणिक समितियां हैं, जैसे शिक्षा मंडल हो गया, समाजशास्त्र परिषद हो गया, शिक्षक संघ हो गया। ऐसे ही सांस्कृतिक समितियां हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, मठ है, चर्च है। मनोरंजनात्मक समितियां भी हैं, जैसे खेल परिषद है, कोई क्लब है, कोई व्यायामशाला है, कोई नाट्य मंडली है। और कुछ समितियां ऐसी भी होती हैं जो सेवा समितियां हैं और कल्याण के लिए हैं, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, कानूनी सलाहकार समितियां, हरिजन सेवक संघ। तो समिति हम किसको कहते हैं, इसकी पहचान कैसे होगी कि ये समिति है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि परिवार एक समिति है, क्योंकि परिवार में कोई विशिष्ट उद्देश्य ना होकर एक सामान्य उद्देश्य है। तो परिवार समिति है या नहीं, ये हम पढ़ते हैं कि परिवार को हम ना तो समुदाय कह सकते हैं। अब परिवार में कौन होते हैं? पति, पत्नी, बच्चे। ये एक सहयोगी संगठन है और कुछ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बसाया जाता है। तो इसका मतलब परिवार एक समिति है। लेकिन आज जो है परिवार बदल रहा है, उसका असली रूप में तो वो समिति है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए
औद्योगिकरण की प्रक्रिया हो गई। तो अब आज परिवार के सामान्य उद्देश्य ना होकर एक विशिष्ट उद्देश्य है, जिनमें क्या होता है कि बच्चों का लालन पालन और घर बसाना मुख्य है। और आज का परिवार अस्थायी भी हो गया। क्यों? क्योंकि विवाह विच्छेद बढ़ रहे हैं, परिवार के स्थायित्व को भी काफ़ी धक्का पहुंचा है, और परिवार की सदस्यता भी अब अनिवार्य नहीं रह गई, क्योंकि आज हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो परिवार के झंझटों से दूर रहना चाहते हैं। तो हम परिवार को समिति कह सकते हैं। तो परिवार जो है एक समिति है। अब हम कहते हैं कि क्या राज्य एक समिति है? तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि राज्य एक समिति है, क्योंकि राज्य में भी व्यक्तियों का समूह है। उसकी स्थापना भी कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर की गई है। राज्य की स्थापना का उद्देश्य भी राजनीतिक जीवन से ही संबंध रखता है। इसके भी कुछ नियम और कानून होते हैं, तो ये भी एक समिति है। लेकिन इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम राज्य को समिति नहीं कह सकते। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, क्योंकि समिति की सदस्यता तो ऐच्छिक होती है। राज्य का अपना निश्चित भूभाग होता है, और ये समुदाय की विशेषता है, समिति की नहीं है। राज्य के पास प्रभुत्व शक्ति होती है, व्यक्ति को कानून के अनुसार कार्य करने को बाध्य करती है। राज्य को अपनी सरकार के माध्यम से कानून बनाने का भी अधिकार होता है। वास्तव में किसी भी समिति का अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है। तो राज्य में समिति की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन सामान्य समितियों से ये कई अर्थों में अलग है। तो राज्य को हम विशिष्ट प्रकार की महासमिति कह सकते हैं, और राज्य एक प्रभु सत्ता संपन्न राजनीतिक संगठन है। असल में क्या है कि समिति जो है वो समुदाय नहीं है, उसके अंदर एक संगठन है। समिति और समुदाय के अंतर से ये स्पष्ट होता है कि समिति समुदाय की तुलना में कहीं अधिक सीमित है। समिति समुदाय के अंदर ही एक संगठन है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि एक समुदाय के अंदर तो हमारा संपूर्ण जीवन समा जाता है, परंतु यही बात समिति के संबंध में नहीं कहा जा सकती, क्योंकि इसकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। समुदाय का संबंध उसके सामान्य और संपूर्ण जीवन से है, जबकि समिति का संबंध उसके सदस्यों के जीवन के एक विशेष पक्ष से होता है। समिति समुदाय नहीं है। इसी बात को एक दूसरे रूप में भी समझाया जा सकता है कि समुदाय का उद्देश्य अपने सदस्यों की किसी विशेष आवश्यकता की ही पूर्ति करना नहीं है। ये तो उनकी सर्वमान्य आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए होता है, परंतु ये काम समुदाय स्वयं नहीं करता, बल्कि बहुत मानवीय आवश्यकताओं के लिए अपने ही अंदर कुछ विशेष संगठनों को जन्म देता है। समुदाय के सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानबूझकर भिन्न भिन्न संगठन या समितियां बनाते हैं। इन समितियों का संगठन उस समुदाय में प्रचलित सामान्य नियमों के आधार पर होता है। समुदाय के ये सामान्य नियम ही समिति की प्रकृति निश्चित करते हैं। यही कारण है कि समुदाय की प्रकृति में अंतर होने से
समिति के संगठन में भी अंतर देखने को मिलता है। समुदाय जिस सामान्य जीवन का द्योतक है, समितियां उसी जीवन के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सामान्य जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उनमें से कुछ या एक ही पूर्ति यदि समिति करती है, तो दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति पृथक पृथक में अन्य समितियों के द्वारा होती है। तो समिति एक ऐसे संगठन का नाम है जो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय के अंदर स्थापित की जाती है। तो समिति एक समिति का समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंदर एक संगठन है। तो समिति और समाज में अंतर क्या हुआ? देखो, समाज क्या हुआ? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और समिति में क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। समाज को हम देख नहीं सकते, ये अमूर्त है, और समिति मूर्त है। समाज स्थायी होता है, समिति अस्थायी होती है। समाज में सहयोग के अतिरिक्त संघर्ष भी होता है, लेकिन समिति सिर्फ सहयोग की भावना पर ही आधारित होती है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, लेकिन समाज की सदस्यता अनिवार्य होती है। समाज का विकास तो अपने आप होता है, समिति की स्थापना जानबूझकर की जाती है। समाज के उद्देश्य सामान्य या सबके लिए होते हैं, लेकिन समिति के जो उद्देश्य हैं वो पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। इसी तरह से अभी मैंने समुदाय के बारे में बताया था, तो समिति और समुदाय में अंतर क्या हुआ? अभी बताया मैंने कि समुदाय की सदस्यता भी समाज की तरह अनिवार्य होती है, समिति की अनिवार्य नहीं होती। समुदाय का विकास भी अपने आप होता है, लेकिन समिति की स्थापना विचार पर पूर्वक की जाती है। समुदाय और भी कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, लेकिन समिति कुछ खास ही उद्देश्यों की पूर्ति करता है। समिति अस्थायी है, समुदाय स्थायी है। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन समिति के लिए किसी निश्चित भूभाग की विशेष आवश्यकता नहीं है। तो समुदाय में सामुदायिक भावना होती है, समिति में सामुदायिक भावना हो या ना हो। एक ही समय में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक ही समय में व्यक्ति कई समितियों का सदस्य हो सकता है। समिति के अंदर कुछ विशेष नियम का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समुदाय में जो नियम होते हैं वो हमारे सामान्य नियम होते हैं और साधारण रीति रिवाज होते हैं। तो अभी मैंने आपको समिति और समाज और समिति और समुदाय में अंतर क्या क्या है वो भी बता दिया। अब बात आती है संस्था की। तो संस्था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनगिनत हैं। इसमें से कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो जन कल्याण के लिए या समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति मनमाने ढंग से कर दी जाए तो कुछ ही दिनों में सामाजिक व्यवस्था जो है हमारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। अब इस दृष्टिकोण से समाज इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे निश्चित साधन, कार्य प्रणालियों को निश्चित करता है जो लोगों को मान्य हों। समाज के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं साधनों, इन्हीं कार्य विधियों और तरीकों को अपनाते हैं। तो अब ये तरीके, ये कार्य विधियाँ, ये साधन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो जो इन्हीं स्वीकृत विधियों को, तरीकों को, कार्य प्रणालियों को हम संस्था कहते हैं। ठीक है, तो संस्था जो है हमारा कार्य करने के ढंग या नियमों की एक व्यवस्था है।
तो संस्था ये हो गई। इसकी परिभाषाएं भी हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, तो मैं एक परिभाषा बता देती हूँ। जैसे कि संस्था जो है समाज की एक ऐसी संरचना है जिसमें मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया गया हो। ये बोगार्डस ने संस्था की परिभाषा लिखी है। अब इसमें अब हम पढ़ेंगे कि संस्था की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। संस्था की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो संस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे एक विचार। तो सबसे पहला और सबसे आवश्यक तत्व ये है कि इसमें एक विचार का आना बहुत ही ज़रूरी है। मनुष्य जब किसी आवश्यकता की पूर्ति का उपाय सोचने का प्रयत्न करता है तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क में एक विचार की उत्पत्ति होती है, जो कई स्तरों से गुजरकर संस्था का रूप धारण कर लेता है। दूसरी जो इसमें आवश्यक विशेषता है वो है विरासत। तो संस्था कभी भी एक दिन में नहीं बनती, इसके बनने में काफ़ी समय लग जाता है। जब एक विधि या तरीका सामूहिक तौर पर स्वीकृत होता है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तब कहीं वास्तव में संस्था का रूप स्पष्ट होता है। तीसरा जो है विशिष्ट उद्देश्य। संस्था की एक अन्य मुख्य विशेषता है कि इसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के संस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी उद्देश्य के होने पर ही उस संबंध में उपाय सोचे जाते हैं, तब कहीं वो संस्था बनती है। अगली विशेषता उसकी है सामूहिक स्वीकृति। तो ये भी एक संस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसको समूह या समाज की स्वीकृति प्राप्त हो। बिना सामूहिक स्वीकृति के संस्था बन ही नहीं सकती। अगली विशेषता है इसकी संस्था की के नियमों का ढांचा है। संस्था की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि प्रत्येक संस्था के पीछे नियम, कार्यप्रणालियाँ, व्यवस्थाएं और ढांचा होता है, जिससे संस्था की रक्षा की जाती है और उसे कार्य रूप में परिणित भी किया जाता है। और इसकी ये भी विशेषता है कि ये अधिक स्थायित्व है इसमें, क्योंकि संस्था एक दिन में नहीं बन जाती, तो एक दिन में नष्ट भी नहीं हो सकती। तो संस्था के निर्माण में कई पीढ़ियों का समय लग जाता है। इस बीच संस्था के साथ अनेक परंपराएं जुड़ जाती हैं और इन परंपराओं के कारण ही संस्था में अधिक स्थायित्व आ जाता है। अगली विशेषता इसकी ये है कि ये सामूहिक प्रयत्न होते हैं। इसमें संस्था किसी एक विशेष व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। दूसरे शब्दों में संस्था का बनना या बिगड़ना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। इसके लिए सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट विशेषता जो है वो है प्रतीक। संस्था का अंतिम और आवश्यक तत्व या विशेषता ये भी है कि हर संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। ये प्रतीक भौतिक या अभौतिक दोनों ही रूप में हो सकता है। जैसे विवाह संस्था का प्रतीक हिंदुओं में मंगल कलश होता है। तो संस्थाएं भी कई प्रकार की होती हैं और जैसे अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक समिति का एक संस्थात्मक पक्ष भी होता है। अगर वो ना हो तो समिति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तो
समिति जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको परिवार बताया, परिवार एक समिति बताया, तो इसके साथ जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो हैं विवाह, घर, उत्तराधिकार, और उसके अपने विशेष हित हैं। जैसे परिवार का विशेष हित क्या हुआ कि यौन संबंध, घर, वंश, शिक्षा और व्यावसायिक तैयारी। इसी तरह से महाविद्यालय है, ये एक समिति है, ठीक है। तो इसकी संबंधित संस्था क्या हुई? परीक्षा प्रणाली, व्याख्यान, और इसका विशेष हित क्या हुआ? शिक्षण, व्यावसायिक तैयारी। अब व्यापार है, व्यापारिक समिति है, तो इसमें संबंधित संस्थाएं हुई हिसाब किताब की प्रणाली, अंश, पूंजी, संस्थापन, और इसका हित क्या हुआ? लाभ। इसी तरह से व्यापारिक संघ है, मजदूर संघ है, तो इसकी जो संबंधित संस्थाएं हुई वो हुई सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, धरना, और विशेष हित क्या हुए? नौकरी की समस्या, मजदूरी की दरें, कार्य की दशाएं। और अब समिति हुई जैसे गिरजाघर, तो धार्मिक समिति हुई है। तो धार्मिक समिति में संबंधित संस्थाएं जो हुई वो हुए संप्रदाय, धर्म, उपासना के तरीके, और इसका हित हुआ धार्मिक विकास। जैसे राजनीतिक दल, ये समिति हो गई, और इसमें संबंधित संस्थाएं हो गई प्राथमिक इकाइयाँ और राजनीतिक मंच, और इसके विशेष हित हुए कार्यालय और शक्ति, सरकारी नीति, राज्य एक समिति हो गई, तो इसकी संबंधित संस्थाएं हो गई विधान, वैधानिक संहिता, सरकार के स्वरूप, और इसके विशेष हित हो गए सामाजिक व्यवस्था का सामान्य नियम। तो विभिन्न प्रकार की समितियां हैं और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी हैं। तो हम इनको संस्थाओं को इस तरह से भी अलग अलग बांट सकते हैं: सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं और मनोरंजनात्मक संस्थाएं। और अब हम देखेंगे कि संस्थाओं के काम क्या होते हैं। तो इनके काम ये हुए या ये क्यों महत्वपूर्ण हैं कि संस्था जो है, इनके कुछ सामाजिक कार्य हैं, जैसे मानव व्यवहारों का नियंत्रण करना। और अब क्या है कि संस्थाएं मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखकर सामाजिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाती हैं। संस्थाओं के द्वारा ही मानव संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। परिवार से बच्चे को अपने परिवार की संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। यदि परिवार नामक संस्था ना होती तो ये संभव ना होता। सामाजिक परिवर्तनों का कारण भी है कि संस्थाओं का निर्माण अनेक प्रथाओं और परंपराओं से होकर गुजरता है, इसलिए इनमें रूढ़िवादिता है। इस रूढ़िवादिता के कारण ही ये परिवर्तित युग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती। तो इसीलिए इनको बदलने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये संस्थाएं जो हैं व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक भी है। संस्थाओं में रूढ़िवादिता है,
तो जो व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक भी सिद्ध हो सकती हैं। जैसे हिंदुओं में विवाह संस्था को लिया जा सकता है। इसमें अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बहुत कम है और ये समुदाय अन्य समुदायों से अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पाए, जिससे राष्ट्रीय एकता भी अपेक्षित मात्रा में अधिक पनप नहीं सकी। संस्था मनुष्यों को कार्य और पद भी देती है, तो संस्था का काम व्यक्ति को काम देना और पद प्रदान करना भी है। जैसे शिक्षा संस्था है, तो इसमें विभिन्न पद होते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को मिलते हैं, जैसे प्रधानाचार्य है, प्रवक्ता है, चपरासी है। और संस्थाएं जो हैं वो सामाजिक अनुकूलन में भी सहायक सिद्ध होती हैं। कितनी भी जटिल परिस्थितियां आ जाती हैं तो ये अपनी कार्य प्रणालियां, नियमों और व्यवस्थाओं के द्वारा सामाजिक अनुकूलन में हमारी सहायता करती है। अब बात आती है कि संस्था और समिति में अंतर क्या है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। समितियों से मनुष्यों का बोध होता है, इसीलिए हम उसके सदस्य होते हैं। हम भी मनुष्य हैं, लेकिन संस्था से कुछ विधियां, कुछ कार्य प्रणालियों की बात होती है, तो हम इनके सदस्य कैसे हो सकते हैं? ये तो नियम हैं जो अमूर्त हैं, निराकार हैं। तो हम जो है, जैसे विवाह संस्था, विवाह जो है संस्था के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि विवाह से तो नियम, कार्य प्रणालियों और तरीकों का पता चलता है जो परिवार को बसाने के लिए बच्चों के लालन पालन से संबंधित है। तो ये सभी नियम हैं, कार्य विधियां हैं, अमूर्त हैं और निराकार हैं। जैसे मान लो कोई कॉलेज है की बात करते हैं, तो हम इसको समिति भी कह देते हैं और संस्था भी कह सकते हैं। समिति के रूप में तो कॉलेज के प्राचार्य हो गए, अध्यापक हो गए, विद्यार्थी हो गए, क्लर्क हो गए, चपरासी हो गए, लेकिन इसमें कोई भी हो सकते हैं। कॉलेज एक समिति हो गई, परंतु संस्था के रूप में कॉलेज के नियम, शिक्षा पद्धतियाँ, परीक्षा विधियों की बात होती है। अब संस्था और समिति में अंतर क्या हुआ? जैसा कि मैंने पहले बताया कि समिति व्यक्तियों का समूह है और संस्था कार्य विधि, नियम और व्यवस्थाएं। समिति को हम देख सकते हैं, संस्था अमूर्त है। समिति की उत्पत्ति जानबूझकर मनुष्य द्वारा की जाती है, लेकिन संस्था का अधिकार स्वतः विकास होता है। समिति की प्रकृति अस्थायी है, लेकिन संस्था की प्रकृति अधिक स्थायी होती है। प्रत्येक समिति का एक नाम होता है, लेकिन प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है। समिति के नियमों का पालन इतना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन संस्था के नियमों का पालन अनिवार्य होता है। समिति तो साध्य है, लेकिन संस्था जो है वो साधन है। मनुष्य समितियों का सदस्य होता ही है। मनुष्य समितियों का सदस्य तो होता है, लेकिन मनुष्य संस्था का सदस्य नहीं होता। तो हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो ये था समिति और संस्था। मैं प्रोफेसर पुष्पा देवी, समाज शास्त्र की प्रोफेसर, BA फर्स्ट को समिति और संस्था पढ़ा रही थी।